जो हमारा सेशन है उसका नाम ही है किस्से कहानियों से इतर लेखन। सबसे पहले अनुलता जी मैं आप ही से शुरू कर लेती हूँ कि पहले हमें यही लाइन समझा दीजिए कि लेखन मतलब लेखन, किस्से कहानियों से भी इतर मतलब किस तरह का लेखन और कितने सारे विधा हमारे पास हैं। थैंक यू शशि। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब हमने पेन उठाया और कागज पे लिखना शुरू किया तो वो सारा कुछ लेखन है जी। और अगर कहानियों से अलग बात करें तो मैं बहुत प्रिमिटिव उससे शुरू करना चाहती हूँ कि अगर आप ये सोचिए कि अगर किसी अखबार में कोई ऑबिचुरी भी आती है, शोक संदेश भी, उसका भी जो टेक्स्ट होता है ना, वो किसी एक्सपर्ट राइटर के द्वारा लिखे जाना चाहिए। ठीक है, वो भी एक लेखन है। फिर और ऊपर चलते हैं, चिट्ठियां एक लेखन है, तो जो ये बताएंगी, यात्रा वृत्तांत भी कथितर लेखन है ना। और एडवर्टाइजमेंट है, जैसे अब आजकल, पहले कैसे ऐड आते थे, अब देखो कितने अच्छी कहानी के रूप में एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं ना। वो भी, उसमें तो बहुत ही इंटेंस राइटिंग आजकल मतलब लेखक कोई अपॉइंट कर रहे हैं वो लोग। तो लेखन तो जो टिपिकल, अगर हम फिक्शन की बात करें, उसके इतर बहुत कुछ है जो इसको, जिसकी वैल्यूएबल लेखन है जो बहुत ज्यादा। और जो मैंने किया है ज्यादा कहानियों के, वैसे तो मैं बहुत ठेठ कथाकारी हूँ, कहानियां लिखी हैं, कविताओं का हम जिक्र नहीं करते क्योंकि कविताएं तो है ही हैं, वो तो हम जानते ही हैं। तो जैसे मैं बुक रिव्यू किया है मैंने, ऑडिबल एक प्लेटफॉर्म, मैंने बहुत ऑडियो मीडियम में काम किया है। शायद आप जानते होंगे कि मैं ऑडियो मतलब स्टोरी टेलर नीलेश मिश्रा के साथ काम करती हूँ, तो मैंने उनके लिए कहानियां लिखी हैं। तो ऑडियो मीडियम मेरे लिए सबसे कंफर्टेबल मीडियम रहा। तो ऑडिबल में मैंने एक बुक रिव्यू किया था, पन्ने खां नाम से। तो मुझे उसको लिखते हुए कभी नहीं लगा कि मैं कुछ कथा से इतर लिख रही हूँ। हाँ जी। फिर मैंने किताबें शुरू किया तो बिग एफएम पे जो आता था वो भी बुक रिव्यू था। तो हर एक जब बुक रिव्यू लिखती हूँ तो मुझे बिल्कुल कहानी लिखने जितना मन से, उतने भाव से और उतने इमोशन से लिखती हूँ। ऐसा नहीं कि कहानी में खाली इमोशन है और बाकी किसी चीज में नहीं है, क्योंकि इमोशन, जो भाव होते हैं, वो कहानी को कहानी बनाते हैं ना। तो जो भी ऐसा लेखन है मतलब जिसमें भाव है, तो मुझे लगता है कि उसको हम कथितर लेखन कह सकते हैं। शिखा जी कुछ कहना चाह रही हैं? शिखा जी तो वैसे भी आउट ऑफ इंडिया रही हैं हमेशा और हिंदी में लिखती रही हैं। तो अभी जिस हिंदी विषय पर हम बात कर रहे थे, हम उस पर भी आएंगे, क्योंकि हम लोगों के मन में ये बड़े सवाल है कि हिंदी और अंग्रेजी, मुझे लगता है भाव में बोली गई कोई भी भाषा जो आपके मन तक पहुंच पाए वो बड़ी खुश वाली है, बड़ी अच्छी भाषा है। जी। मैं पहले वाले सवाल पे पहले आ जाती हूँ। मैंने जब लिखना शुरू किया तो मेरे लिए लिखना सिर्फ वो था कि जो मेरे मन के भाव हैं वो मैं शब्दों में लिख दूं, सिर्फ ये मेरा मकसद था। और उसी से मैंने कविताओं से शुरू किया और उसके बाद फिर संस्मरण, यात्रा वृत्तांत से होते हुए मेरी गाड़ी कहानी उपन्यासों तक आ गई। तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि कथेतर जो है, तो ज्यादातर ये होता है कि कहानियां ही लेखन समझा जाता है या उपन्यास ही लेखन समझा जाता है। लेकिन सही कह रही हैं, है ना। लेकिन कथेतर जो विधाएं हैं, जैसे डायरी है या यात्रा वृत्तांत है या संस्मरण है, मुझे लगता है वो ज्यादा पाठकों को आकर्षित करते हैं, उनके लिए ज्यादा रोचक होते हैं, क्योंकि वो यथार्थ से ज्यादा जुड़े होते हैं और उनको जो पाठक है वो बहुत रिलेट कर पाता है अपने आप से। उसको लगता है कि अगर ये ऐसे लिखा गया है तो वो उसके लिए जानकारी परक भी है, जिसका वो इस्तेमाल भी कर सकता है और उसको पढ़ने में भी मजा आ रहा है। तो मेरे ख्याल से कथेतर जो भी विधा होती है वो एक ऐसी विधा होती है जो यथार्थ को बहुत रोचक तरीके से प्रस्तुत कर सकती है। अब मैं आपके दूसरे सवाल पर अगर आऊं तो भारत से बाहर हिंदी, तो हिंदी भारत से बाहर पहले होता था कि भारत से बाहर जो बच्चे हिंदी पढ़ते थे या लोग हिंदी पढ़ते थे वो मूलतः होते भारत के थे, लेकिन उनकी भाषा, क्योंकि वो बाहर हमेशा रहते हैं, तो इंग्लिश हो जाती है और हिंदी उनकी दूसरी या तीसरी भाषा होती है। तो पहले वो सिर्फ इसलिए पढ़ा करते थे कि भारत जाएंगे तो उनकी दादी नानी से वो बात कर सके उस भाषा में। लेकिन अब समय जितना बदल गया है, अब दादी नानी ऐसी नहीं है जो सिर्फ हिंदी में बात कर सके, वो अंग्रेजी में बहुत अच्छे से बात कर सकती हैं। तो इसी तरह भाषा ने अपना पड़ाव भी बदला। अब जहाँ जैसे मैं बहुत सारी संस्थाओं से वहाँ जुड़ी हुई हूँ, तो उनका भाषा का
जैसे देखिए, भाषा को आप संस्कृति से अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल। संस्कृति का रिफ्लेक्ट होती है भाषा। तो उनका मेन मकसद होता है कि जो भारत वो हमारे यात्रा वृतांतों में या फिल्मों में या डायरी में या कहानियों में देखते हैं, उस भारत को समझने के लिए वो हिंदी सीखते हैं और वो हिंदी सीख कर वो उस संस्कृति को समझना चाहते हैं। अब देखिए, अगर मैं यात्रा वृतांत यूरोप का लिखती हूँ, मान लो मैं उसमें स्पेन का कोई जिक्र करती हूँ और उसमें मैं स्पेन की ऐसी बातें लिखती हूँ जो तो मुझे लगता है कि स्पेन में जाके खुद उनके लोगों से उनकी भाषा में मुझे वो देखना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसे ही उनके लिए हिंदी होता है। वो जो पुरानी साहित्य है या पुराने वेद है, उनको समझने के लिए और उससे वो उस देश को समझने के लिए हिंदी सीखते हैं। बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। दिव्या जी, डायरी की बार बार बात हो रही है और मैंने ऑफ स्टेज भी आपसे पूछा ना कि डायरी मतलब हम किस तरीके से सरल शब्दों में उसे समझ लें, मतलब क्या? तो प्लीज हमें बताइए, क्योंकि आप ज्यादा उसमें भी लिखती हैं। नमस्कार सभी को। आज का हमारा विषय है किस्से कहानियों के परे लेखन और भी है। किस्से कहानियों के परे क्या? नॉन फिक्शन, कथेतर। कहानी कल्पना पर आधारित होती है और नॉन फिक्शन, जैसा शिखा जी ने भी कहा, यथार्थ पर आधारित होता है। कहानियाँ लिखते वक्त हम कल्पना की उड़ान भर सकते हैं, भावों पर आधारित रहती है। यथार्थ में हमें तथ्यों पर बहुत जोर देना पड़ता है, हम तथ्यों को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कथेतर में भाव एब्सेंट रहेंगे, भाव नहीं रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि मुझे लगता है कि जब लेखक कथेतर लिखता है, जैसे मैंने डायरी लिखी, तो मैं अपने संपूर्णता में वहाँ उपस्थित थी। रोज की भावनाएं, रोज का जीवन, जिस तरह मैं अपने आप को वहाँ खोल पा रही थी। कहानियों में एक पर्दादारी आ जाती है पात्रों की। डायरी, आपने पूछा कि डायरी यानी क्या? डायरी यानी रोज का जीवन कह सकते हैं। डायरी यानी हम उस क्षण क्या महसूस कर रहे हैं वो कह सकते हैं। तो डायरी जो है वो स्पंदनों का लेखा जोखा है। और मैं कहानियां भी लिखती हूँ। 2 कहानी संग्रह मेरे आए हैं, 1 कहानी संग्रह आने वाला है। तो कहानियां लिखते समय मैं महसूस करती हूँ कि वहाँ मेरे बीच और पात्रों के बीच मैं उतनी उस तरह उपस्थित नहीं हो पाती हूँ जितना मैं कथेतर में उपस्थित हो पाती हूँ। ये मुझे एक मेन डिफरेंस लगता है। हाँ। और मैं देख रही हूँ कि इस सदी में, नई जो सदी आई है, कथेतर का विकास जिस तरह हो रहा है। आप लिख रही हैं शिखा जी, दिव्या जी, मतलब बहुत यंग एज से शुरू कर जी, दिया आपने। हाँ, मैं आप सबसे भी ये वाला सवाल पूछूंगी कि आपने लेखन कैसे शुरू किया, यंगस्टर्स को हम कैसे और सिखाना शुरू कर सकते हैं, क्या उसका खास तरीका हो सकता है? बिल्कुल, मैं एक बार कथेतर वाली बात पूरी कर लेती हूँ, फिर आपके सवाल पर आती हूँ। कथेतर का जो विकास हो रहा है इस सदी में बहुत ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। इसके बहुत सारे कारण मुझे लगते हैं। पहला कारण जो मुझे लगता है कि वैयक्तिकता के प्रति आग्रह बहुत बढ़ गया है, निजता के प्रति लोगों का आग्रह बढ़ा है और प्राइवेसी जिसे हम कहते हैं उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। पहले संयुक्त परिवार होते थे, संयुक्त परिवार अब एकल परिवारों में बदल गए और अब हम उसके बाद देखते हैं कि लोगों का, आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसका विवाह के प्रति रुझान कम हो रहा है। उनका मूल मंत्र जो हो गया है वो हो गया YOLO, यू ओनली लिव वंस। तो इस तरह जो बदलाव आ रहे हैं, हमारे परिवेश में जो बदलाव आ रहे हैं, मल्टीपल रिलेशंस की अगर हम बात करें, जिस तरह वो आज स्वीकृत हैं, पहले उस तरह स्वीकृत नहीं थे। मल्टीपल रिलेशनशिप्स हैं, पॉलीगेमी है, पॉलीएमोरी है, इस तरह की चीजें हम अपने समाज में आसपास देख रहे हैं। शहरीकरण जिस तरह बढ़ रहा है, शहरीकरण तेज गति से बढ़ रहा है और एक रिसर्च के अनुसार माने तो 40% जो हमारा भारत है वो जल्दी ही शहर में तब्दील हो जाएगा। और इसके अपने अलग तरीके के लॉसेस हैं, वो हम फिर कभी बात करेंगे जी। और तो जिस तरह परिवेश बदला है, उस परिवेश का दबाव लेखक पर अलग तरीके से पड़ रहा है और उससे लड़ने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए हमें नए टूल्स की जरूरत है एज अ राइटर। और एज अ रीडर अगर हम बात करें तो रीडर्स भी डायरी जैसी विधा हुई या फिर आत्मकथा हुई उससे ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, हम बहुत सोशल हैं।
फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब बहुत कुछ है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। बट स्टिल हमारे पास फिर भी बांटने को, अपना मन बांटने को लोग नहीं हैं। राइट। तो उसमें हम क्या करें? हम डायरी की तरफ जाते हैं या फिर आत्मकथा की तरफ जाते हैं। हम दूसरे लोगों का जो अनुभव है उससे, उसके आईने में अपने विचारों को, अपने निर्णयों को परखते हैं। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी, आप तो यात्रा वृतांत हाँ बिल्कुल। बहुत ज्यादा लिखते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं ट्रेवल करता हूँ और यात्राएं लिखता हूँ। अच्छा, ट्रैवल करते करते यात्राएं अपने लिखता सारे हूँ। एक्सपीरियंसेस लिखते हैं। बिल्कुल। जी। मैं फिक्शन और नॉन फिक्शन की बात करने से पहले सोशल मीडिया की बात करूंगा, क्योंकि यह एक ऐसा माध्यम है जिसने लेखन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। तो जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, और अभी तक जो सोशल मीडिया है उसने 2 एज देखा है, 2 एज में हम इसे विभाजित कर सकते हैं। पहला एज था स्टोरी एज, जब स्टोरी एज मतलब इंटरनेट के शुरू होने के साथ ही शुरू हुआ था, और उस समय बहुत सारी कहानियां आई, चाहे वो दशरथ मांझी की कहानी हो, चाहे गांव में किसी अन्य लोगों की कहानियां, भर भर के कहानियां आई, लोग और उससे इंस्पायर होते थे। लेकिन 2010 तक आते आते जब सेल्फी का दौर शुरू हो गया था और दूसरा स्टेज आया, वो स्टोरी एज से हम एक्सपीरियंस एज की तरफ बढ़े, और एक्सपीरियंस एज में ही जो नॉन फिक्शन जैसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। जो लोग पहले लिखना, यात्रा वृत्तांत पढ़ना चाहते थे सिर्फ, उन लोगों ने घूमना पसंद करना शुरू कर दिया। जो लोग डायरी लिखते थे, पढ़ते थे, उन लोगों ने लिखना शुरू किया। तो अभी का जो एज है एक तरह से पूरी तरह से नॉन फिक्शन का एज है, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मेरी समझ बनती है। और इसमें ट्रेवलॉग के प्रति जहां भी हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा दीवानगी दिखाई देती है, और अच्छी खासी मतलब ऑडियंस है इसे पढ़े जाने वालों की। किताबें, मेरी 2 किताबें भी हैं। अगर किताबों का आंकड़ा अगर 10,000 बिकने का जाता है और तो हम मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा किताबें बिक रही हैं, लेकिन एक आर्टिकल जो मेरे नवभारत टाइम्स, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया में छपते हैं, दैनिक जागरण में छपते हैं, उनकी जो रीच होती है मिलियंस में जाती है। तो जाहिर सी बात है ये जो समय है, पहुंच रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं, ज्यादा लोगों तक रीच आउट कर रहे हैं। इवन जो सोशल माध्यम है वहां पर भी नॉन फिक्शन का ज्यादा बोलबाला है। और अगर आप देखेंगे कि ट्रेवल पे कोई रील है, चाहे बहुत चलती है, हाँ बहुत ज्यादा चलती है, इवन मिलियंस में, मेरे जो पेज हैं उस पे मिलियंस में जाती हैं। तो मुझे लगता है कि अब हम धीरे धीरे स्टोरी एज से एक्सपीरियंस एज की तरफ बढ़ रहे हैं, और आने वाला जो समय है पूरी तरह से नॉन फिक्शन का होगा। दैट्स ग्रेट। अनुराधा जी, मैं अब आपसे पूछूंगी, लिखना आपने कब शुरू किया, कैसे शुरू हुआ, इंटरेस्ट था? क्योंकि अभी तो हम लिखना ही नहीं चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि आप फोन में भी टाइप कर रहे हैं, लैपटॉप पे भी बैठ के आप टाइप कर रहे हैं, पेन से लिखे हुए सालों साल बीत जाते हैं। मैंने एक्चुअली लिखना उस समय शुरू किया जब मुझे शायद लिखना शुरू करना चाहिए था। तो पहले मैंने अपनी फैमिली लाइफ की, बच्चे बड़े हो गए, फिर उसके बाद शौक पहले भी था। जब मेरी चिट्ठियां आज तक संभाल के रखी लोगों ने, तो शायद थोड़ा बहुत लेखन रहा होगा भीतर, पर ऐसे प्रोफेशनली, क्योंकि ना तब प्लेटफॉर्म नहीं थे। तब क्या समझ में आता था कि घर में माँ बुला रही है, मनोरमा या इस तरह की कोई पत्रिका है, उसमें संपादकीय लिखी हुई वहां भेजी, और एक खाली लिफाफा डाक के साथ भेजना पड़ता था, जो 25 दिन बाद मेरी 2 कहानियां लौट आई थी वापस वहां से। बहुत बहुत पुरानी, मतलब व्हेन आई वाज वेरी यंग, तब की बात है। फिर बाद में जब मैं जुड़ी कैसे ना, मैं नीलेश मिश्रा के थ्रू मैंने लेखन शुरू किया। एक ब्लॉग लिखती थी सीक्रेटली, तो उसमें भी कैसे होता है, ब्लॉग में बहुत अच्छी फॉलोअरशिप थी, पर उसमें ब्लॉग संस्कृति भी ऐसी होती है ना, आप सुबह से उठ के 20 ब्लॉग में जाएंगे और वहां अपने कमेंट ड्रॉप करके आएंगे। और मेरे ब्लॉग में पधारिए तो मैं नहीं लिखती थी, इतना मॉडेस्टी थी मुझ में, पर फिर भी वो सिस्टम था। लोग पढ़ते नहीं है क्योंकि, और अपना पढ़ना चाहते हैं, अपना पढ़ाना चाहते हैं, दूसरों का नहीं पढ़ते। ये अब भी है ऐसा। तो मैंने पढ़ना शुरू किया बहुत, तो उससे ना ऐसे दिमाग की खिड़कियां खुली, और बहुत सहज होके मैंने पढ़ा, बहुत छोटे बच्चों से लेकर के सबको पढ़ा। फिर मैं रेडियो में क्योंकि आ गई, तो रेडियो स्टोरीज पढ़ी, लिखना शुरू किया। मैं जब जुड़ी नीलेश जी से, तो मैं मंडली के राइटर के तौर पे जुड़ी थी, और अब मैं उनकी कंपनी में क्रिएटिव हेड हूँ। मैं मंडली मेंटोर करती हूँ सारे राइटर्स को। अब
लिखना सिखाती, क्राफ्ट सिखाती हूँ। लिखना सिखाया तो नहीं प्लीज जा मैं सकता। आऊंगी इसके बाद ना, सेशन के आ बाद, जाओ, आ जाओ। साहित्य के बाद मैं आपके पास आने वाली हूँ। डन। हमने तो ये पता है प्रूव कर दिया एक तरह से कि लिखना सिखाया भी जा सकता है, क्योंकि देखो इमोशन सबके अंदर होते हैं। हाँ। आप कुछ लॉसेस के थ्रू गुजरते हो तो आप रोते हो, खुशियों में हंसते हो, जी। प्यार अपना वो ग्रीटिंग कार्ड आप लिखते हो, कुछ तो लिखते ही हो ना टू एंड फ्रॉम के बीच में। तो हमने एक मास्टर क्लासेस भी की थी। उस समय ये हुआ था कि हमने अच्छी खासी फीस, जो हिंदी में बहुत पैसा बिल्कुल नहीं है भाई, ये बड़ी शिकायत होती है लोगों की। हाँ, बिल्कुल। हमने बहुत सारा पैसा लेकर के शुरू किया सिखाया था। और यकीन मानो इतने लोगों ने उसमें एनरोल किया कि मेरे लिए फिजिकली पॉसिबल नहीं हो रहा था उनको कैसे करूं। बहुत अच्छी क्लासेस थी वो, और उसमें ज्यादातर ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड और के ये अपने आप में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात है हाँ। कि कॉर्पोरेट वाले जो टोटली अंग्रेजी वाले लोग हैं, एकदम वो हिंदी में उसमें आके से सीखना चाह रहे हैरानी हैं। की बात तो ये है कि 2-3 तो स्टूडेंट ऐसे आए हाँ। कि पूरी क्लास हो गई, फिर उन्होंने पूछा कि मैं एक्सक्यूज मी मैम, क्या आप हिंदी में सिखाएंगी? मतलब उनको ये तक नहीं पता था कि मैं हिंदी में लेने सिखाने वाली हूँ वाली, क्लास। हाँ। तो हमने ऑफर किया कि भाई आप अपनी फीस रिफंड कर लीजिए। हाँ। बोले नहीं नहीं, हमें बहुत मजा आया, हम चाहेंगे कि हम सीखें Continue आपसे। करें। तो उन्हें अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करना है, कोई पीपीटी बनाना है, तब भी उसमें कोई कहानी इन्वॉल्व है। जी। तो सबको लिखना, जो जिसको कथेतर लेखन कहा जा सकता है, वो इन्वॉल्व है ना उसमें। हर कुछ का कहानी कहना कि जिसका एक मिडिल एंड और वो है, और उसमें काल्पनिक पात्र हैं, उसके अलावा भी बहुत लिखना चाहते हैं। हालांकि लिखा बिल्कुल नहीं जा रहा। मैं अभी सोच रही थी जब मैंने यहाँ बोलना था ना, तो गूगल किया कि क्या हमारे यहाँ कथेतर लेखन क्या किया हुआ है हिंदी में। बाहर तो बहुत है, हम बचपन से यू कैन विन इन्फ्लुएंस पीपल या ये वो अंग्रेजी बहुत पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ शायद कोई भी नॉन फिक्शन नहीं आता जहन में। लिखा जाना चाहिए इससे बेहतर, क्योंकि कहानी लिखना आसान होता है ना, हम अपने आसपास की कहानी लिख देते हैं। हमारा पहला प्यार, हमारा पहला ब्रेकअप, घर में बुजुर्गों की बेइज्जती या इज्जत, शादी वादी, ये बहुत है हमारे आसपास। जी। उससे इतर कथेतर लिखा जाना बहुत जरूरी हाँ है। बहुत लिखा बहुत जाना जरूरी चाहिए। है। तो मैंने पोस्ट मतलब रिटायरमेंट के थोड़ा पहले से शुरू किया, तो देखें लिखते हैं जब तक है, और हम उन्हीं में से हैं जो ये कितनी अच्छी पेन से बात है ना लिखते कि हैं। आप इतना देर से शुरू कर रहे हैं। बेशक आपके अंदर एक लेखक था, लेकिन इतनी देर से शुरू करने के बाद भी आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जहां इतने सारे लोग आपको सुनना चाह रहे हैं। प्लेटफॉर्म मिलना जरूरी है। बहुत मुझे बड़ी लगता है ना, अचीवमेंट किसी है। को जब कुछ अचीव होना बहुत जरूरी है। देखो स्वान सुखाए लिखते हैं लोग, लेकिन कोई नहीं चाहता कि उसने लिखा और उसकी अलमारी में या तकिए के नीचे रख दिया रह जाए। गया। तो अगर जो लोग मठाधीश है ना, वो प्रयास करें ना तो कि बहुत उनको, सारे लोग हाँ, निकलें। के रास्ते मिले तो बहुत लिखेंगे लोग। हाँ, बहुत agree। फड़फड़ाहट है लोगों के अंदर लिखने की। यूथ में भी है जिन पे इल्जाम दे रहे हैं ना कि लिखते नहीं। बच्चे लिखें तो जाएं कहाँ लिख करके? नौकरियां उन्हें करनी है, खाना तो खाना है, खाना ही है ना, तो बिल्कुल। जगह मिलेगी तो खूब लिखेंगे लोग, चाहे Agree। कथा हो या कथेतर हो। कथितर हो। शिखा जी, इस बात से आप भी अग्री करती हैं कि जो यंगस्टर्स हैं, हालांकि बहुत सारे लोगों की ये चिंताएं हैं कि वो पढ़ते नहीं है, वो लिखते नहीं है, बट मैंने जो देखा है, हम कल भी यही डिस्कस कर रहे थे, कुछ ऐसे यंगस्टर्स वो जिस लेवल का मेडिटेशन करते हैं, वो जिस लेवल का पढ़ते हैं, हमें अंदाजा नहीं है। और जब आपको पता चलता है कि ऑटोबायोग्राफी बाय योगी वो पढ़ चुके हैं जब वो 10 साल के थे, उससे आगे वो इतनी सारी चीजें कर चुके हैं जो आपको भी इंस्पायर करते हैं कि यार मैं क्या समझ रही थी इसके बारे में कि पूरे दिन पार्टी करता घूमता है, मुझे पता ही नहीं है कि 1 घंटे मेडिटेट भी करता है। बिल्कुल। एक्चुअली मैं अनु की एक बात से तो पूरी तरह सहमति जता सकती हूँ कि प्लेटफॉर्म जब मिलता है ना, तो हर कोई लिखता है। मतलब मैंने भी शायद लिखना शुरू किया जब मैं 12 साल की थी, तो मैंने पहली अपनी कविता लिखी थी। लेकिन प्रोफेशनली मैंने भी लिखना तब शुरू किया जब मेरे बच्चे थोड़े इतने बड़े हो गए कि वो अपना काम ये कर सकते थे। सारी महिलाओं का कह लीजिए, लड़कियों का कह लीजिए, मतलब ये हमारी पीढ़ी के कम से कम महिलाओं का परिस्थिति है। क्योंकि हालांकि मेरी तो एजुकेशन भी बाहर हुई। मैंने टीवी जर्नलिज्म में मास्टर्स किया मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से। जी। तो मैं लिखती उस दौरान भी थी, लेकिन वो आर्टिकल्स होते थे, अलग होते थे। लेकिन उसके बाद वही जो ज्यादातर हमारी पीढ़ी की महिलाओं के साथ होता है, शादी हो गई, उसके बाद बच्चे हो गए, तो वो एक स्पीड ब्रेकर आपको लग जाता है। उसके बाद जैसा कि अनु ने कहा कि हम उस समय ऐसे अपना लिखा हुआ भेजते थे कि एनवेलप में भेजते थे और वापस आ जाता था, और ये मैंने सुना हुआ था। तो मैंने कभी अपनी रचनाएं कहीं नहीं भेजी इस डर से कि वो वापस आ जाएंगी, क्या फायदा। लेकिन वो मुझे प्लेटफॉर्म जो मिला वो ब्लॉग का मिला, और मैं आज जो कुछ भी हूँ उस ब्लॉग की बदौलत। दैट्स ग्रेट। क्योंकि सोशल मीडिया आपको कितने सारे बिल्कुल बिल्कुल, और वहां पर आपको ये डर नहीं है कि आपने कहीं भेजना है
और उसको नहीं अच्छा लगेगा, आप उसको जबरदस्ती पढ़वा रहे हो, क्योंकि आपने वहां वो चीजें डाल दी। वो मुझे इसलिए अच्छा लगा कि आपने अपना जो लिखना था आपने वहां डाल दिया। किसी का मन होगा पढ़ेगा, नहीं मन होगा नहीं पढ़ेगा, कमेंट करेगा नहीं करेगा, वो उसका प्रॉब्लम है। हमने अपना कर दिया जो हमको करना था। और मैं आपको बताऊं कि वो मेरे लिखे हुए ब्लॉग्स वो कहाँ कहाँ जाते थे, मुझे खुद को हैरानी होती थी कि वो कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। हालांकि वहां से आपको फीडबैक हो सकता है नहीं मिले, कमेंट हो सकता है नहीं मिले, पर वो पढ़ा जाता था। और आज की तारीख में भी जितने, जैसे संजय ने कहा, यात्रा वृत्तांत के प्रति इतना आकर्षण है लोगों में कि मेरी लिखी हुई किताबें जिन्होंने कभी जिंदगी में हिंदी नहीं पढ़ी वो पढ़ते हैं, जिन्होंने हमेशा अंग्रेजी पढ़ा वो पढ़ते हैं। और फिर वो, हालांकि मेरे पास वो चीजें लौटकर ऐसे नहीं आती, पर थ्रू आती हैं। तो मैं यही कहूंगी कि अगर किसी को लिखना है, मैं हमेशा कहती हूँ कि क्योंकि लिखना सबको है आजकल। और आप देखो सोशल मीडिया में जाओ ना, आप हर एक कोई आपको लिखता हुआ मिलेगा। और कई लोग इतना खूबसूरत लिखते हैं जिनको आप जानते नहीं हैं, बिल्कुल, लेकिन आप उनको फॉलो कर लेते हैं 5-6 लेखन उनका पढ़ने के बाद कि आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल। और वो वहाँ पर आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। वो ऐसी जगह है कि हाँ, आप अपने मन के उद्गार वहाँ पर लिख लो और आपको चले आइए। हाँ। और मैं अपने तौर पर ये मानती हूँ कि आपका लिखा हुआ अगर एक भी इंसान के दिल तक पहुंचता है तो आपका लिखना सफल है। तो मैं तो उसी फलसफे पे चलती हूँ और मैंने उसी फलसफे पे आज तक किया है। फिर ब्लॉग के बाद फिर बाकी जिंदगी चली और आज यहाँ पर है, बस इतना ही है। ग्रेट, ये बहुत अच्छी बड़ी जर्नी रही ना। दिव्या जी, आपका कैसे शुरुआत हुई और फिर किस तरीके से आपका इंटरेस्ट, मतलब क्या ऐसा होता है कि जब आप, जैसे मैं जानती हूँ कि मुझे लिखना बहुत ज्यादा नहीं आता, बट फिर भी बीइंग अ जर्नलिस्ट आप उतना तो सीखते ही हैं। मैं मेरे बेटे को, मैंने उसको, रोज का नियम है कि आपको 1 पेज लिखना है, 1 पेज हिंदी एंड 1 पेज इंग्लिश, एंड देन उसमें आपका रोज लिखना है। कहीं अगर हम वेकेशन पे जा रहे हैं, कहीं लौट कर आ रहे हैं, कौन सी चीज जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो 50% मेरे ही लिए लिख रहा होता है। मम्मा ने मुझे 2 घंटे की जगह 1.5 घंटे खेलने दिया, 1.5 को गलत लिखता है वो। लेकिन मैं देख रही हूँ कि 4-5 महीने में बहुत गजब का चेंज है राइटिंग में, एक्सप्रेशन, उसके चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करके लिखना। तो ये क्या एक अभ्यास है कि आप धीरे धीरे ग्रेजुअली बहुत अच्छा करते चले जाते हैं? क्योंकि मैं उसमें बहुत चेंजेस देख रही हूँ। ऑल्दो वो कंप्लेनिंग मेरे लिए होता है, मैं बोलती रोज मेरे लिए क्यों लिखते हो बैठ के। मैंने भी ऐसे ही शुरुआत करी थी। आप पूछ रही हैं कैसे? मेरी मम्मी बैठी है, पापा बैठे हैं, तो मेरी शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी, शिकायतों से, डायरी में शिकायतें दर्ज करने से। वहीं से मेरी मम्मी पढ़ती थी फिर उन शिकायतों को मैं तो रोज पढ़ रही हूँ। बिल्कुल पढ़ी है मम्मी ने। मुझे चेंज करना है, अच्छा ठीक है, कल से मुझे ये चेंज करना है खुद के लिए। कब डांट पड़ी है, कब पिटाई हुई है, और कब होमवर्क ज्यादा करवाया गया, कब खेलने के लिए मना किया गया है। वहां से मेरी शुरुआत हुई थी। मैं बच्ची थी तब से, 7-8 साल का कह सकते हैं आप मुझे। जी। तो जैसे धरती के गर्भ में हलचल हमेशा रहती है, लेकिन हमें वो कब दिखाई देती है जब कोई ज्वालामुखी फटता है, राइट। या फिर जैसे रेडियो सिग्नल्स हमारे बीच हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन हमें कब पकड़ में आते हैं जब हम रेडियो ऑन करते हैं, तब। मैं लिखती हमेशा से थी, इंट्रोवर्ट थी, तो लिखना ही मेरे लिए एक जरिया था अपने आप को एक्सप्रेस करने का। बहुत सारे टुकड़े इकट्ठे हो गए थे। बचपन की कई डायरियां हैं मेरी, 7-8 डायरियां। बहुत सारी अब नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जला दी या फिर फाड़ दी। उसके बाद जब मैंने प्रॉपरली लिखना शुरू किया, वहां आते हैं बड़े होने के बाद में। पर कब बड़ी हुई आप? अभी बड़ी छोटी लग रही है मुझे तो। बच्ची जैसी लग रही है अभी भी आप। ओके। कहानियां मैंने लिखना शुरू किया था जब मैं 4th कक्षा में थी। पहली कहानी मुझे तब याद आती है, उसके पहले मैं डायरी लिखा करती थी। और कहानियों के प्रति आकर्षण मेरा बढ़ा। मेरे घर में बहुत किताबें होती थी, मम्मी मेरी लेक्चरर हैं, तो घर में किताबों की कमी मुझे कभी नहीं रही। बहुत सारी किताबें मैं पढ़ती थी। और हर लेखक, मुझे लगता है कि सबसे पहले कहीं ना कहीं पाठक होता है। अग्री। तो वो पढ़ने के बाद वैसा कुछ रचने का, वैसा कुछ लिखने का, वैसी क्रेविंग होती थी। तो पहली कहानी मैंने लिखी, उसके बाद और भी कहानियां लिखी मैंने 9वीं में, 10वीं में। और धीरे धीरे मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है, तो लिखना फिक्शन और नॉन फिक्शन छूट गया था। शादी हुई, शादी के बाद जिंदगी अलग तरीके से बदली। खुद को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने फिर से डायरी का हाथ थामा। जी। और
डायरी का हाथ थामने के बाद मुझे फिर इच्छा हुई कि मैं थिएटर करूं। अचानक से, बचपन की इच्छा थी लेकिन उसने आकार लिया विवाह के बाद। मैंने थिएटर करना शुरू किया। उसके बाद मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव आए। मैंने चीजों को अलग तरीके से देखना शुरू किया। किरदारों को इनैक्ट करते हुए स्टेज पर हम खुद किरदार हो जाते थे, पात्र हो जाते थे। इस कारण उनकी संवेदनाएं अलग तरीके से मैं पकड़ पाने लगी और गहराई से पकड़ पाने लगी जी। तो मैंने लिखना शुरू किया, कहानियां लिखने लगी। तो फैमिली का सपोर्ट, मतलब शादी से पहले बहुत सपोर्ट रहा, शादी के बाद आपको लिखने के लिए सपोर्ट मिला? बहुत सपोर्ट मिला। ये कितनी अच्छी चीज है। बहुत सपोर्ट मिला। और ये मेरे ख्याल से अनुलता जी और शिखा जी आप भी मानेंगे कि बहुत ही कम, मतलब आपकी पीढ़ी में थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा होगा, अभी बहुत एक्सेप्टेंस है, लोग बहुत आपको मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं आपकी फैमिली। हाँ, मैं एक बात जो बोलना चाहती हूँ कि आप कोई भी काम करो ना, उसमें बिना संघर्ष के कुछ नहीं होता। चाहे वो पहली पीढ़ी थी या हमारी पीढ़ी थी या हमसे आने वाली आगे बात पीढ़ी तो सच है ना। कोई भी आप अपनी चीज का काम, अपनी पसंद का कोई काम करोगे ना, शुरू में आपको जरूर दबाने की कोशिश होती है, चाहे वो कोई भी हो, बाहर का हो या घर का हो। उसमें आपकी इच्छा शक्ति थोड़ी सी इतनी चाहिए होती है कि आप शुरुआती तौर पे ना अपने आप को थोड़ा सा धक्का मार लो, करके ले जाओ, धक्का मार लो कि हाँ भाई तुम जो कह रहे हो हमने सुन लिया, अब हम जो करेंगे वो हम करेंगे। हाँ। है ना, वो थोड़ा सा पुश, बस थोड़ा सा पुश चाहिए होता है कि उसको सामने वाले को समझ में आ जाए कि नहीं भैया ये नहीं रुकने वाला। हाँ। बस उतना सा चाहिए होता, उतना धक्का अपने आप को लगा दिया आपने, फिर आपकी चाहे फैमिली है या बाहर वाले हैं या दोस्त है, सब आपके साथ आ जाते हैं। मुझे लगता है दबाने की कोशिश नहीं होती है, मतलब हमेशा नहीं होती है। ये हो सकती है कि सबकी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं घर में ना, कि जैसे हमारी जनरेशन में था सुबह उठ के चाय तो पत्नी ही बनाएगी, अब की जनरेशन में ऐसा नहीं है। तो ये लिबर्टी है थोड़ी सी। हाँ ज्यादा। बाकी ऐसा नहीं है, चाय बना के आप लिख सकते हो ना। आप लोग बदले हैं, चाय बना रहे हैं आप आजकल के? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो खाना भी बनाता हूँ। बहुत काम करते हैं। मैं तो खाना भी बनाता हूँ। मतलब ये तो बहुत अच्छा मैसेज हो जाएगा ना बहुत सारे लोगों के लिए कि देखिए कितनी अच्छी बात है ये। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि अभी हम लोगों की जनरेशन इस मामले में बहुत ही सपोर्टिव है। और सपोर्टिव क्या, हम एक स्टेज पर है कह सकते हैं। सपोर्टिव होना भी कहीं ना कहीं पार्शियलिटी दिखाता है। तो मेरे साथ के सारे मेरे दोस्त बनाते हैं, चाय भी बनाते हैं, खाना भी बनाते हैं। मौके आते हैं तो झाड़ू भी लगाते हैं। तो हाँ। कोविड ने बहुत हेल्प की है इसमें ना। और मुझे लगता है आर्ट का भी बहुत रोल होता है। आर्ट आपको सिखा देता है उस तरह का वो रिजिडनेस। और स्पेशली जो उत्तर भारत में हम समझते हैं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, अगर कोई राइटर है तो बेशक वो वहां से निकला है लेकिन वो संवेदनाओं को ज्यादा सही तरीके से समझ पाएगा। हाँ बिल्कुल। जैसे मैं पूर्वांचल से आता हूँ, उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पर तो महिलाओं और पुरुषों में बड़ा अंतर है। हाँ, जमीन आसमान का खाना बनाएंगे तो फर्क है। पड़ोस वाली दादी बोलेंगे हाय दैया। हाँ बिल्कुल। क्या कर ये रहा है तो हाथ से निकल गया। तो हाथ से निकल गया, ये वाले शब्द सुनने को मिलते हैं जी। लेकिन लेखन जो है, आपको लेखन यही है कि आपको संवेदनशील बनाता है लोगों के प्रति, जगहों के प्रति। तो आप कितना ट्रैवल करते हैं, मतलब आप? मेरा जो ट्रैवलिंग होता है लगभग 10 महीने मेरा ऑन रोड बीतता है। और मेरे जो एक प्रोजेक्ट होते हैं वो लगभग 3 से 4 साल के होते हैं। ओके। तो मेरा जो अभी हिमालय था वो तकरीबन 6 साल में खत्म हुआ है, पूरा हिमालय। अभी मैं वेस्टर्न घाट ट्रेवल कर रहा हूँ तो तकरीबन 1.5 साल हो चुका है और मेरे ख्याल से 2-2.5 साल और लगेगा मुझे। ये बहुत इंटरेस्टिंग आप बता रहे हैं। हिमालय मतलब 6 साल आपको लगे? हाँ बिल्कुल। जब आप अच्छे से घूमेंगे और एक ट्रेवलर की तरह से घूमेंगे तो बहुत सारा स्कोप है। एक्चुअली घूमना लोग सोचते हैं कि मौज मस्ती आवारगी है, पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं। अगर भारतीयों की एक रिसर्च एंड एक स्टडी भी है, घूमना मतलब मेरा एक्सप्लोर करना नहीं है, मैं घूमने जा रही हूँ आपको दिखाने के लिए, मुझे फोटोज क्लिक करने हैं, चिपका देने हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे और ये दिखाना है कि मैंने कितने महंगे होटल में रुकी हूँ, किस किस जगह गई हूँ, कैसे मैंने एंजॉय किया है। मैंने एक्सप्लोर कुछ नहीं किया वहां जाके। ये इंडियन मेंटालिटी है। हाँ, लेकिन रियल ट्रेवलिंग इससे बहुत अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। आप वही अगर आप जो हम फिर बिना अगली यात्रा वैसी वाली करें फिर। बिल्कुल। अगर आप बिना काम के घूमते हैं तो दूसरे तीसरे दिन के बाद चौथे दिन आपको समझ में ही नहीं आएगा
कि क्या करें करूं। क्या? हाँ, आप बोर होने लगेंगे। आप कोई भी घूमना मतलब आपका तब सार्थक है जब आप वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो वैल्यू क्रिएट होता है, आप घूमते हुए लिटरेचर डेवलप कर सकते हैं, ट्रेलॉग लिख सकते हैं, ब्लॉग कर सकते हैं। बहुत सारी टूरिज्म की पॉलिसीज हैं मिनिस्ट्री के अंदर, हर एक स्टेट में पॉलिसी है। मैं उत्तराखंड पर्यटन के साथ काम करता हूँ, हिमाचल के साथ काम करता हूँ, अभी हाल में ही बिहार के साथ शुरू किया है, बिहार पर्यटन, यूपी। तो बहुत सारी पॉलिसी हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब आने वाले समय में ट्रेवलिंग से जुड़े लोगों की बहुत ज्यादा चांदी होने वाली। हाँ, चांदी होने वाली है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भारत जैसे देश में जो राइटिंग की स्थिति है वही ट्रेवलिंग की है। एक भी ट्रेवल स्कूल नहीं है इतने बड़े देश में, एक भी राइटिंग स्कूल नहीं है। तो राइटिंग की बात जैसे अभी दिव्या मैम भी कर रही तो थी, मुझे शिखा दो मैम भी काम कर करने रही हैं थी। कि शिखा मैम नहीं, अनुलता मैम के पास जाना है पहले सीखने के लिए लिखना, बिल्कुल। उसके बाद फिर आपके पास आना है घूमने के लिए। बिल्कुल। मुझे अगर जो लोग मतलब ये कह रहे हैं कि लिखने में पैसा नहीं आता, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। सबसे पहली कमी ये है कि लिखना तो सभी जानते हैं, लेकिन ज्यादातर राइटर्स को जिन्होंने 4-4 किताबें लिख दी है, अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि राइटिंग के 4 एलिमेंट्स कौन है, तो नहीं बता पाते हैं। उनको लगता है कि मेरा अनुभव ही सब कुछ है। अनुभव संपूर्ण लेखन का आधार नहीं है। कई लोगों को ये लगता है जो हम महसूस करते हैं, मेरी फीलिंग राइटिंग है, ऐसा भी नहीं है। जो लेखन है एक पैकेज है जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। आपके आइडिया भी आएंगे, आपका थॉट भी आएगा, एक्सपर्ट थॉट आएगा, कंटेंट आएगा, क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन आएगा। तो ये पार्ट टाइम काम नहीं है, हाँ, फुल टाइम काम है। आपको अगर सच में लिख के कमाना चाहते हैं तो 6 महीना साल भर सीखना पड़ेगा, और घूम कर कमाना चाहते हैं तब भी 1-1.5 साल लगाना पड़ेगा सीखने के लिए। उसके बाद आपकी राइटिंग बैलेंस होगी, आपकी ट्रैवलिंग बैलेंस होगी, और बहुत ही आसानी से आप अर्न कर पाएंगे। मतलब एक और चीज मुझे बताइए संजय जी, आपने कहा कि कोई ट्रैवलिंग स्कूल नहीं है, तो क्या ऐसे इंटरेस्टेड लोग हैं जो इस तरह के स्कूल्स को खोजते हैं? बिल्कुल खोजते हैं। जो अभी बहुत सारे ट्रेवल के लिए ट्रेवल मीटअप होते हैं। आप देखिए कि एक इवेंट होता है पोएट्री का, चाहे कहानियों का, उसमें मुश्किल से 100 लोग आ पाते हैं। लेकिन एक ट्रेवल मीटअप अगर हम रखते हैं तो लगभग 300 लोग आते हैं, और वो 10-10 हजार रुपया पे करके। वो बस इसलिए आते हैं कि मुझे ट्रेवलर्स से मिलना है। ओके। अपनी कम्युनिटी, एक वर्ड है कि फाइंड योर कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी को ढूंढना है। तो ये इस लेवल का ट्रेवलिंग में लोगों का इंटरेस्ट है, और राइटिंग में भी इसी तरह के गजब का इंटरेस्ट मैंने देखा है ना। तो लेकिन दिक्कत ये है कि वो स्किल्ड नहीं है, प्रोफेशनल राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं। इस लेवल पर दिक्कत होती है। हम चाहते हैं कहानियां और कविताएं लिखकर कमाएं, अर्न करें, जो नहीं हो पाया। लेकिन हम एक मतलब उससे आगे भी एक स्टेज है, उसको तोड़ना नहीं चाहते। हम मीडिया राइटिंग में नहीं जाना चाहते, हम थिएटर राइटिंग में नहीं जाना चाहते, हम रेडियो लेखन नहीं करना चाहते, हम ओटीटी के लिए नहीं लिखना सीख पा रहे हैं। तो आपको अपडेट रहना है हर फील्ड में। 3 महीने पे, 4 महीने पे क्लस्टर ट्रेनिंग होती है कि आप नई चीजें ग्रैब्स करते हो, सीखते हो। तो आपको राइटिंग में भी सीखने की जरूरत है। माध्यम बदल रहे हैं तो आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, आपको टेक्निकल अप्रोच रखना पड़ेगा। क्रिएटिव के साथ साथ टेक्निकल होना आपका जो आपके काम को आसान बना देता है, और वो इकोनॉमिकल भी है। अच्छा, मतलब वो ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा है। बिल्कुल। अनुलता जी, मैं आपसे शुरू करूंगी। आपका जो अपना फेवरेट कुछ जो आप आज हमें सुनाना चाहें, जो भी आप चाहें, तो कहानी, किस्सा, रिव्यू में कुछ जिस्ट ऑफ द स्टोरी, जो आपको लगता है कि कोई चीज जिसने आपके दिल को छुआ है। ऐसे तो मैं मतलब कहानीकार हूँ, पर मैं कहानी तो नहीं सुनाना चाहूंगी क्योंकि मैं स्टोरी टेलर नहीं हूँ। हाँ। मेरी लिखी कहानियां तो नीलेश सुनाते हैं। और बुक रिव्यू यहाँ सुना, मैं कविता सुना दूं कोई अपनी छोटी सी, जरूर सुनाइए, तो जल्दी खत्म भी हो जाएगी। और जो आपको पसंद हो।
मैं छोटी सी कविता सुनाती हूँ, क्योंकि मैंने ना अपना लेखन कविता से ही शुरू किया था। जी। मुझे लगता है कविता लिखना सबसे आसान होता है, वो सबसे ऑनेस्ट एक्सप्रेशन होता है। अब कोई अच्छी लगे नहीं लगे वो एक अलग बात है, लिखने वाले को बड़ा सुख मिलता है उसमें। तो मतलब मैं लिख सकती अरे हूँ एकदम क्योंकि वो बिंदास। किसी को पसंद नहीं आएगी, पर हाँ। मेरे को पता है कि मैंने ये कविता ही लिखी अब है। आजकल तो लोग कविताओं के ऊपर भी व्यंग करते हैं ना, कि गद्य लिख दो और हर लाइन के बाद में एंटर दबा दो, कविता बन जाती है। ठीक है, अब जो विधा चल रही, जो पढ़ने में अच्छा लग रहा हो, मुझे लगता है जो एक्सप्रेशन आपको टच कर रहा है हाँ। वो अच्छा है। तो मैं एक छोटी सी कविता सुना देती हूँ। जी। एक सेकंड ना, बस खोज लो जरा। मुझे भी, मैं उस पीढ़ी की हूँ जो कागज पे लिखा करती हूँ ना, अग्री। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मोबाइल से पढ़ती हूँ। एक छोटी सी कविता है, अभी अभी लिखी है मैंने। इसका टाइटल है दुख। दुख भी जैसे रोज रोज का किस्सा हो, चुप हो बैठी शाम मेरी का हिस्सा हो। दुख टूटे बटन के काज सा, दुख मेरे अपने भाग का, किसी खुल के बिखरे राज सा, दुख पलता है एक बाज सा। जो आकाशों के फेरे करता, जंगल पर्वत उड़ता उड़ता, हारी बाजी जीत जीत के आ कंधों पर बैठा हो। दुख भी जैसे रोज रोज का किस्सा हो, जैसे मन मेरा जागीर हो उसकी, दुखती हर एक पीर हो उसकी। नासूरों को ऐसे छूता, जैसे चलता उसका सिक्का हो। दुख भी जैसे रोज रोज का किस्सा हो। व्रत उपवास से पाया जैसे, पीपल पे बांधा धागा जैसे, पूरी हुई दुआ की तरह आ माथे पर बैठा हो। दुख भी जैसे रोज रोज का किस्सा हो। दुख जंगल की एक आग सा, दुख दहके राग सा, बुझने का ये नाम न ले कि 100 जन्मों का रिश्ता हो। दुख भी जैसे रोज रोज का किस्सा हो। थैंक यू। वाह, क्या खूबसूरत बात है, और ये बिल्कुल सच बात है। शिखा जी, आपका कुछ फेवरेट जो आप हमें सुनाना चाहें? मैं ना उस तरह की हूँ कि मैं अपना लिखा मुझे कुछ याद नहीं रहता, तो बिना पढ़े मैं कुछ बोल नहीं सकती जी। लेकिन मैंने भी शुरुआत अपनी कविता से की थी। हाँ। पर अगर आप सुनाने के लिए कहती है तो मेरे पास अभी फिलहाल इत्तेफाक से मेरी किताब है, नई किताब, जी। जो ट्रेवल लॉग है यूरोप का। तो हमें बुक लॉन्च भी करना है ना? नहीं, शायद इसका हो चुका है। कवर लॉन्च हो चुका है? नहीं, इनका शायद है। आपका कवर लॉन्च? शायद ये पिछले साल आई थी किताब। ओके ओके। तो इसमें से मैं आपको एक चैप्टर सुना देती हूँ। एक जगह का नाम है सेंटोरिनी, ग्रीस में, अगर पता हो सबको। हाँ, बहुत खूबसूरत जगह है। तो मैं उसका एक चैप्टर छोटा सा आपको सुना देती हूँ, बहुत छोटा सा, क्योंकि टाइम ऑफ कोर्स किसी के पास नहीं है। प्लीज आराम से जरूर सुनाइए। मैं तैयार होकर नहीं आई थी इसके लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सुनाइए आराम से, हमें अच्छा लगेगा। दिव्या जी, आप भी आपका पसंदीदा जो भी है आप जरूर सुनाएगा। संजय जी, मुझे तो आप हिमालय के बारे में बताइएगा। 6 साल आप वहां पर बिता कर आए, मतलब आपको कंदराओं में कुछ मेडिटेट करते हुए लोग मिले? प्लीज मुझे बताइए, सारे सब लोगों को बताइए, तब तक मैम खोज रही है। हाँ प्लीज। हाँ, वहाँ पे मतलब जिनके बारे में हम सुनते हैं ना कि वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बर्फ के बीच में मजे से मेडिटेशन में बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब जब हमारी पूरी दुनिया, अभी सर्दियां आ रही हैं, हाँ। जब सारी दुनिया बंद हो जाती है, हाँ। तब एक और दुनिया खुलती है, वो है ट्रैकर्स की दुनिया। जी। और जो जितनी ज्यादा कोल्ड होगी, जितनी ज्यादा बर्फ होगी, उतनी ही ज्यादा ट्रैकिंग में मजा आता है। हाँ, ट्रू। तो ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो 14,000 फीट पे, 15,000 फीट के ऊंचाई पर जाकर बर्फ जमी होती हैं। तो आप जैसे गंगोत्री से ऊपर तपोवन आता है, तपोवन के बाद वही ट्रैक चला जाता है, कालिंदी पास ट्रैक उसको बोलते हैं। जी। तो वहाँ तपोवन में आपको मतलब सैकड़ों सन्यासी मिल जाएंगे। जब वहाँ पे 5 फीट 7 फीट बर्फ होती है तो वो मतलब नंग धड़ंग अवस्था में मिल जाते हैं, और वो सरवाइव करते हैं, और वर्षों से सरवाइव करते आ रहे हैं। आपका इंटरेक्शन हुआ उन लोगों के साथ? हाँ बिल्कुल। बातचीत करते हैं? हाँ बिल्कुल। और वो क्या खान पान रखते हैं वहाँ पे? वहाँ खान पान उनका
थोड़ी बहुत सुविधाएं होती हैं, 5-7 दिन में कोई न कोई ट्रैक करके जाता है। हाँ। और जो भी उनकी चीजें होती हैं वहाँ छोड़कर आ जाता है। माय गॉड, तो ये अपने आप में एक अलग दुनिया है। हाँ, एक अलग दुनिया है। और वहीं पर एक है कान्हा ताल एक जगह है, और वो बहुत ही बढ़िया सी जगह है। एक केदार कांठा है, तो केदार कांठा में इतनी सर्द पड़ती है जी। बहुत ज्यादा सर्द पड़ती है, तो वहाँ पे जो जानवर होते हैं ना, तो उनकी आंखों की पुतलियां जो होती हैं ना, चमकती हैं? नहीं, वो पिघल जाती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। तो अभी 5 साल पहले गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया पूरा केदार ताल में, और वहाँ सभी जितने भी जानवर थे सबको चश्मे पहनाए गए, माय गॉड, सो क्यूट। ताकि उनकी आंखें बची रहें। So और nice. वो 2-2.5 साल से वो प्रोजेक्ट चल रहा है। तो वहाँ पर सारे जो जानवर हैं, भालू है, बाघ है, हाँ, सियार वो है, चश्मे, लोमड़ी goggles पहन के सारे घूम वो रहे, गोगल सच्ची? पहन के वहाँ Oh पे my रहते हैं। God. तो हिमालय में इस तरह से बहुत सारी अब बताइए, इतनी मिस्टिक है। इंटरेस्टिंग चीजें अगर आप लेकर आएंगे तो कौन नहीं पढ़ना चाहेगा, कौन नहीं सुनना चाहेगा आप और लोगों को? आपको जैसे मौरी एक जगह है, तो मैं एक बार घूमते हुए गया, तो वहाँ पर मैं मतलब चिकन को चाहे मीट को फ्रीज कैसे करते हैं। हाँ। तो वो क्या करते हैं, पूरा बकरा काट दिया और उसे काट कर छत पर रख देते हैं। हाँ और रात भर में इतनी मोटी लेयर बर्फ की जम जाती है। जी। और फिर पूरे महीने जब खाना होता है, हाँ। अपने घर की छत से वो काट के लाते हैं और बनाकर खाते हैं। वो छत पे फ्रीज हो रहा है वहाँ पर। वाह। तो इस तरह की चीजें होती हैं। और बहुत सारी ऐसे जगह हैं, जैसे यहाँ पर भांग होता है। हाँ। तो एक स्कूल में मैं गया, चंपावत में एक स्कूल है जहाँ एक स्कूल है, एक टीचर है, अच्छा, और वो स्कूल चलता है। बच्चे हैं? एक बच्चा है, एक स्कूल है। एक बच्चा, एक स्कूल, एक टीचर। एक टीचर। वाह। तो वो अभी भी चलता है। तो वहाँ टीचर पर और बच्चे का इंटरेक्शन बड़ा खूबसूरत होगा। हाँ, तो ऐसे ही एक और दोनों मैं साथ स्कूल बैठ के में खाना खाते होंगे। एक स्कूल में गया, तो कम बच्चे दिखे, तो मैंने कहा कि बाकी बच्चे कहाँ हैं। हाँ। तो सबने, और बाकी के जो बच्चे थे उन्होंने बोला भांग लगाने गए हुए हैं। अच्छा। तो मैंने बोला कि भांग लगाना क्या होता है। हाँ, मतलब भांग खाना? नहीं, वो भांग का जो पेड़ होता है ना, उसको उसको लगाना। ऐसे रगड़ते हैं। हाँ। तो उसमें से काला काला सा कुछ निकलता है जी। और फिर मैं वहाँ से गया, वहाँ पूछा कि कौन कौन भांग आपने भी लगा? ट्राई किया? हाँ, तो सभी बच्चे आकर बता रहे थे कि कोई कह रहा मैंने 150 की भांग लगाई, कोई कह रहा मैंने 200 की भांग लगाई। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेचना? हाँ, भांग को निकालना। निकाल दिया। और वहाँ पर भांग निकालना लघु उद्योग की तरह है ओके। ना, पहाड़ के एक हाइट पे हाँ, जाके। हाँ। और वहाँ पर लोकल मार्केट में भी इतनी सी भांग 150-200 की बिक जाती है। अच्छा, तो वो निकाल के फिर वो बेचते हैं वो बच्चे। ओह, अच्छा। तो इस अच्छा। तरह से भी स्कूल होते हैं। हाँ। तो जो अनछुए पहाड़ हैं, मतलब बहुत सारे रहस्य लेकर बैठे हुए हैं। हाँ। बाद में कभी खूब सारा बात करेंगे। अभी हम जरूर जरूर जरूर, बहुत इंटरेस्टिंग है। जी प्लीज मैम। जी, मैं बताती हूँ, संजय ने जैसे अभी कहा ना भांग, तो मैं जोड़ती हूँ उसमें कि वो भांग के ना जो दाने होते हैं, जो निकालते हैं वो दाने, उनमें नशा नहीं होता। उनमें वो भांग की बहुत अच्छी चटनी बनती और नमक बनाते हैं पहाड़ों पे, और वो बड़े आराम से हर घर में लोग खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है। हाँ, भांगा ही कहते हैं उसको, भांगा के बीज। हाँ, तो मैं वहीं से शुरू करती हूँ कि जैसे कि संजय ने कहा, एक ना यात्राएं भी 2 तरह की होती हैं। एक होता है टूरिज्म और एक होता है ट्रेवल। मतलब या तो सिर्फ आप टूरिज्म की तरह जाइए, 2-4 चीजें घूमिए और आ जाइए। एक होती है यात्राएं, जहां आप एक्सप्लोर करते हैं वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोग, वहाँ का खान पान। राइट। तो उसी के तौर पर मैंने जो ये ट्रेवलॉग लिखा है, तो ये उसी का एक चैप्टर मैं आपको पढ़ती हूँ। ग्रीस में एक जगह है सेंटरिनी जी। तो वहां पर जब हम घूम रहे थे, तो यहाँ ज्यादातर रेस्टोरेंट के बाहर एक व्यक्ति खड़ा रहता है जो आवाज लगा लगा कर और यात्रियों को रोक रोक कर अपने रेस्टोरेंट की खासियत बताता है और वहां आने का निमंत्रण देता है। हम रात के खाने के लिए जगह तलाश रहे थे, ऐसे ही एक बड़े अच्छे से रेस्टोरेंट के आगे खड़े एक व्यक्ति ने बुलाया, यह हमारे परिवार का रेस्टोरेंट है, यहाँ मेरी बीबी खाना बनाती है, आइए। हमने उनका मेन्यू देखा, हमें बहुत हल्का और शाकाहारी खाना था। यह सोचकर कि और कुछ नहीं तो ताजी ब्रेड तो मिल ही जाएगी, हम उसी ब्लैक स्टोन नामक रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठ गए। बैठते ही एक युवक आया, मेन्यू यह है, आप आराम से देखिए, बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यह टमाटो फ्रिटर्स मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छे बनाती है।
मैं वादा करता हूँ इससे अच्छे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मेरे फेवरेट्स हैं और बहुत बहुत स्वादिष्ट। बड़े ही जोश में यह कहकर और मेन्यू पकड़ाकर वह चला गया। हम 3 दिन से टमाटर के पकौड़े खा रहे थे। अब खाने का मूड नहीं था। हमें कुछ सलाद और आलू के चिप्स मंगवाने थे, परंतु उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए गर्व के भाव देखकर मैंने कहा चलो ठीक है, वह टमाटर के पकौड़े भी ले आओ। सुनते ही वह एकदम छोटे बच्चे की तरह उछलते हुए रसोई की तरफ भागा और चिल्लाकर बोला, मम्मा टमाटो फ्रिटर्स। उसकी आवाज में खुशी और उत्साह मैं सुन सकती थी। वह खाना लाया और मेज पर रखकर दूर जाकर खड़ा हो गया और टुकुर टुकुर उत्सुकता और बेचैनी भरी नजरों से हमें देखने लगा। मैंने इशारे से उसे कहा, बहुत अच्छे हैं, अपनी माँ को बता दो। उसने अपने दिल पर हाथ रखकर संतोष की गहरी सांस ली और अभी मम्मा को बताता हूँ कहकर तुरंत फिर रसोई में जाकर बड़ी जोश भरी आवाज में हमारी बात बोलकर आया। मुझे नहीं पता कि वह खाना वाकई इतना अच्छा था या नहीं, वे पकौड़े वाकई दुनिया के सबसे स्वादिष्ट टमाटो फ्रिटर्स थे या नहीं, परंतु अपनेपन का छौंक लगा वह खाना आत्मा को तृप्त करने वाला अवश्य ही था। उस युवक का व्यवहार, उस परिवार का एका और प्रयास और वह पारिवारिक प्रेम से भरा वातावरण, आप कहीं भी चले जाएं, मनुष्य इस एहसास से हमेशा जुड़ा हुआ महसूस करता है। यह परिवार अल्बानिया से ग्रीस काम करने आया है और माता पिता और बेटा मिलकर यह रेस्टोरेंट चलाते हैं। सीजन के 6-7 महीने ये काम करते हैं और 3 महीने अपना वक्त परिवार के साथ या बाकी कामों में बिताते हैं और फिर नए सीजन की तैयारी में जुट जाते हैं। मैंने एक फोटो के लिए उससे पूछा तो वह तुरंत अपनी माँ को बुला लाया और दोनों ने बड़े निहाल होते हुए एक तस्वीर खिंचवाई। सो नाइस। मुझे तो वैसे भी माँ का नाम जहाँ आ जाए ना तो पर अब ये देखिए कि हम जो कहते हैं कि हमारे भारत में इतनी ज़्यादा भावनाएं हैं, हम लोग ज़्यादा पारिवारिक हैं, ज़्यादा परिवार से जुड़े हुए हैं। आप जब यात्राएं करते हैं तो आपको समझ में आता है कि दुनिया कितनी बड़ी है और हर जगह वही एहसास है, वही भावनाएं हैं, उनकी संस्कृति है, खूबसूरती है जी। तो और स्पेशली माँ के साथ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम लड़कियों का तो ना माँ के बिना कुछ है ही नहीं। मतलब हम कितने भी बड़े हो जाए, कुछ भी अचीव कर लेना, लगता है कि माँ है तो सब है। वो उसका होना बहुत जरूरी है हर लेवल पे। प्लीज दिव्या। मैं अपनी डायरी का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ूंगी। प्लीज। जी। बहुत छोटे शहर से आती हूँ। दिल्ली का चार्म हमेशा से रहता था। अब तो खैर देश विदेश सब घूम लिए, लेकिन दिल्ली का वो चार्म कभी खत्म नहीं हुआ। जब से लिखना छपना शुरू किया उसके बाद कई बार दिल्ली आई। तो ये पहली बार जब मैं दिल्ली आई थी तब मैंने दिल्ली में एक छोटा सा हिस्सा लिखा था, वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। 28 मई 2017, दिल्ली। डायरी लिख रही हूँ पर रात के धुआंसे में नहीं, सांझ की बेला उतार पर है और शहर भी दूसरा है। दिल्ली में ऐसी भाग मची है कि ना उन्हें तपती दोपहरें रोकती हैं और ना रातें। प्लान हो रहा है रात 2 बजे पराठे खाने के लिए मूर्थल चलेंगे, तो ब्यालू अभी कर लो और कलेऊ रात को वहां। मैं 10 बजे शरीर का जुआ गिरा देने वाली, यानी सो जाने वाली। तब तक तो 2 नींद ले लूंगी। मूर्थल के रास्ते का तो पता नहीं, पर इस शहर में हरियाली देखने के लिए एक अलग दिल्ली जाना पड़ता है। कल ट्रैफिक लाइट पर बिकते गजरे, गुलाब में भी ऊपर से छिड़का परफ्यूम मिला। फूल की नैसर्गिक सुगंध नहीं, कहीं से पंजाबी गाने की मध्यम सी आवाज आ रही है। सुन चरखे दी मिट्टी मिठी धूप, महैया मैनू याद आवदा अचंभा। दिल्ली में बिना धूम धड़ाके का पंजाबी गाना, नुसरत साहब की आवाज की दिशा में खिड़की से उड़ती निगाह ने पाई 2 सांवली कलाइयां सूखे कपड़े उतारते हुए। बस So nice. मतलब आपने दिल्ली वालों को बहुत मेहनती बताया है, कितना काम करते हैं। ये मेरी ऑप्टिमिस्टिक सोच। दिल्ली को जैसा मैं नहीं पाया। आई एग्री विद इट कि हमेशा चाहे, और यहाँ पे एक्सट्रीम सर्दी और एक्सट्रीम गर्मी है ना, तो आप यहाँ की सर्दी झेलना चाहते हैं ना गर्मी, इतना एक्सट्रीम है यहाँ पे। तो बावजूद इसके हम भागते रहते हैं सुबह से लेके शाम तक। बहुत ही खूबसूरत लिखा है आपने। संजय जी, आप एक और कुछ बता दीजिए मुझे हिमालय के बारे में, या कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहते हैं। बिल्कुल। हिमालय मतलब जितना खूबसूरत है उतना ही मिस्टिक भी है, रहस्यमय है, और बहुत सारी रहस्यमयी कहानियां आपको मिल जाएंगे हिमालय की।
और हिमालय की खूबसूरती के बारे में एक बहुत बड़े ट्रेवलर्स हैं अमेरिका को, उन्होंने कहा है कि अगर मतलब भगवान मतलब हमसे कहे कि ये देश छोड़ दो तो हम कहीं और चले जाएंगे, लेकिन यदि वो ये कह दे कि पहाड़ छोड़ दे तो हम ईश्वर से युद्ध कर लेंगे ना। तो पहाड़ इतना ज्यादा हम इंसानों के लिए मायने रखते हैं। एक घाटी है हिमालय में, पार्वती घाटी। पार्वती घाटी बहुत ही मिस्टिक घाटी है और दुनिया में इसको डेथ वैली के नाम से जाना जाता है। और वो सचमुच ये रियल घटनाएं हैं कि वहां पर दुनिया के सबसे बड़े ट्रेवलर्स गायब हुए हैं और एक दो नहीं 45 ट्रेवलर्स गायब हो चुके हैं। तो मैं जब पहली बार करते करते आप मत चले जाइएगा उधर। हाँ, मेरा इतिहास रहा है मुझे कि आप ऐसी लौटे वहाँ से भी? हाँ, ऐसी जगहों पर मेरा मतलब इतिहास रहा ध्यान है से देखिए जरा इनको। जहाँ मतलब कोई नहीं जाता वहाँ मैं चला जाता हूँ। तो माँ पार्वती ने क्या कहा, बेटा भी बहुत काम करने जाओ, छोड़ रही हूँ, ऐसा? नहीं, मुझे 3 बार मतलब एयरलिफ्ट किया जा चुका है हिमालय से पिछले 6 सालों में। तो मैं अक्सर होता है अभी आलम में है कि गवर्नमेंट मुझे ऐसे मतलब आपके पीछे पीछे हेलीकॉप्टर दौड़ाती है कि कहाँ जाके कहाँ एयरलिफ्ट करना पड़े, पता नहीं इनको। मानेंगे तो है नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है वो मुझे वहां तक ले जाता है। और ऐसा नहीं, मैं चैलेंज लिया मैंने तो उसके बेनिफिट्स भी होते हैं और बहुत सारी चीजें जगहें करेजियस काम है। तो जब मैं पहली बार पार्वती घाटी पहुंचा तो वहां पर एक ट्रैक था, तो लोग बताते थे कि ये बहुत ही भूतहा ट्रैक है और ज्यादातर लोग इस पे चल के गायब हो जाते हैं। अच्छा। तो मैं था और एक मेरी और दोस्त थी, तो हमने कहा ठीक है चलते हैं। तो आपने सोचा होगा दोस्त को गायब करवा देते हैं, ऐसा? कोई ना कोई गायब ही होता और संभवतः कोई नहीं होता। लेकिन हम सच में गए और वहाँ भटक गए। और वो ट्रैक होता है कि वहाँ मार्क्स होते हैं, तो मार्क्स अगर नहीं मिलते तो आप रास्ता भटक जाते हैं। तो हम करीब भटक गए। बर्फ ज्यादा गिरने से हो सकता है कि ना मिले? नहीं, बर्फ नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी उस समय बर्फ। और ऐसे जंगल होते हैं, खाइयां होती हैं, अलग अलग तरह के रास्ते होते हैं, तो वहां पर हम खो गए। और 4 घंटा खोने के बाद एक शुक्र है एक इंसान मिला और हमें मतलब बोला कि आप मतलब इधर से नहीं इधर से जाओ। और हम फिर भी कंफ्यूज हो रहे थे और वो एक जगह पे मतलब जो मुख्य रास्ता था ट्रैक का वहां तक छोड़ा। और जब हम वहां ऊपर पहुंचे जहां पर हमारा कैंप था और वहां पर तो बहुत सारे लोग 15-20 लोग पहले से थे। और जब वहां पहुंच गए लोगों ने पूछा कि अरे आपको तो 11 बजे आना था, आप 5-7 बज गए, आप अभी कैसे? तो हमने बताया, मैंने कहा कि कोई भला हो उस बुढ़े का जो हमें रास्ता दिखाया। और जो मेरे साथ में मेरी को ट्रेवलर थी वो मुझसे इस बात पे अफेंड हो गई, बोली वो बुढ़ा नहीं था, वो युवक था, जवान था। और हम दोनों आपस में लड़ने लगे। तो वहाँ कुछ और लोग आके जुट गए। नहीं। हाँ, तो कुछ और लोग आ गए और उन्होंने बोला कि आप आपस में मत लड़ो, यहाँ पर बहुत सारे लोग मरे हुए हैं, तो उनकी अलग अलग आत्माएं घूमती रहती हैं। और तो अच्छा हुआ कि आपसे मतलब अच्छी सोल मिली, आपको यहाँ पहुँचा दिया। वो खराब तो एक ही आदमी हम 2 लोगों को 2 अलग अलग इंसान दिखाई दे रहा था। तो इस तरह से चीजें मतलब मिस्टिक भी होती हैं। मतलब आप तो इस पे भी लिखना शुरू करिए अभी ट्रैवलिंग के साथ साथ। बिल्कुल लिखेंगे और लिखा जा रहा है, कंटिन्यू लिखा जा रहा है। हाँ, हम आपकी कवर लॉन्च कर लेते हैं, है ना? कवर लॉन्च करते हैं। सो इंटरेस्टिंग। मतलब मुझे सीरियसली कई लोगों को लगता है ना कि क्या बात करेंगे, समझ ही नहीं आता कि कहाँ टाइम चला गया। इतनी इंटरेस्टिंग चीजें निकल कर आती हैं। ये आपकी किस नंबर की किताब है? वाओ, ग्रेट, चौथी किताब है। तो अच्छा लगता है कि आप एक के बाद एक इतने सारे काम किए जा रहे हैं। बहुत
बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे लगता है गर्ल्स के पास ना वैसे भी बहुत जिम्मेदारियां हैं, उसके साथ साथ आप अगर प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभा रहे हैं तो ये एक अपने आप में ना एक अच्छी सी फीलिंग है, अचीवमेंट वाली फीलिंग है, नहीं? पता नहीं, गर्ल्स मत बोलो, लड़के ऑफेंड हो जाएंगे। उनके पास भी बहुत जिम्मेदारियां हैं आजकल। अग्री, हाँ, बात तो सही है, बट मुझे फिर भी ऐसा लगता है ना अनुलता जी कि लड़कियां ना मल्टीटास्किंग होती है। आप चाहे जितना भी कहें, शायद उनके पास ऑप्शन नहीं होता, उन्हें होना ही पड़ता है मल्टीटास्किंग। ये भी वजह हो सकती है। जबरदस्ती की जिम्मेदारी हमें ओढ़नी पड़ती है। हाँ, ये है ना, अभी स्टेज पर भी हम 4 हैं, हाँ। और वो बेचारा अकेला है, कुछ नहीं बोलेगा। नहीं, संजय एंजॉय कर रहे हैं, बोलते नहीं मैं तो बराबर का काम करता हूँ। मैं भी इस बात को मानता हूँ देखिए। कि दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं। हाँ। इवन ट्रेवलिंग में भी मतलब हम लड़के घूमते हैं तो हमें सिर्फ मतलब घूमने की चुनौती होती है, और लड़कियों की एक एक्स्ट्रा चुनौती होती है, वो है घूमने के साथ साथ सुरक्षा की। सुरक्षा, अग्री। तो जाहिर सी बात है दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है। देखिए संजय जी कितना ठीक ने, साहित्यकार होने का कुछ तो फायदा है। उन्होंने कहा ना ज्यादा संवेदनशीलता आ जाती है। एम्पैथेटिकल हो जाते हैं। हाँ, ट्रू। आई प्लीज। उनको हाँ, आदित्य जी को आदिति जी, प्रभात जी एंड रोहिणी जी, प्लीज आप स्टेज पर आए। प्रभात जी और रोहिणी जी जानकीपुर। ओके, वाणी प्रकाशन से हैं, प्लीज प्लीज कम, यू आर मोस्ट वेलकम। मैंने सुना है कि पब्लिशर मिलने में ज्यादा मुश्किलें होती हैं, मैं राइट? वो गुड ऑथर्स। ओके, ओहो, फिर से मुझे अनु जी आपके पास आना पड़ेगा पहले, एक अच्छा ऑथर होने के लिए। पहले मैं लिखना सीखूंगी। प्लीज प्लीज कम, आई प्लीज प्लीज। मुझे लगता है कि इस किताब के आवरण का लोकार्पण प्रभात सर से होना चाहिए। प्लीज प्रभा जी, प्लीज, बिकॉज ही इज नर्चर्ड 2 जनरेशन ऑफ राइटर्स इन हिंदी That's लिटरेचर। great. प्रभात जी, प्लीज प्लीज आफ्टर यू। प्लीज कम। आई प्लीज, आइए प्लीज 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 कम। हाँ, पहले आप, पहले आप। पहले आप। तालियों से एक बार जोरदार तालियां बजाइए प्लीज। तुम बाहर बानी विश्व पुस्तक मेले में आपके बीच आने वाले। ग्रेट। तुम 12 बानी इनके दिव्या विजय के कहानियों का तीसरा संकलन है, और ये जो नाम है तुम 12 बानी, इसी नाम से मुझे उत्सुकता हो रही कि इस किताब में आखिर क्या होगा, 12 बानी का मतलब क्या होता है। हाँ, ये मैं ये समझना चाहती हूँ कि 12 बानी मतलब, इसका मतलब क्या है? 12 बानी मतलब जो एकदम खरा है। पहले इसको सोने के लिए 100% खरा। 100% खरा कह सकते हैं। हाँ। गोल्ड के लिए इसको यूज किया जाता था इस टर्म को, कि 24 कैरेट जो शुद्ध गोल्ड है, हाँ। इसलिए इसको यूज किया जाता था। ओके, और अब हम कह सकते हैं जो पाप रहित है, एकदम। हाँ, एकदम पायस है। Yes. उस सेंस में। ओके जी। तो इसका कवर पेज भी बहुत खूबसूरत है। मुझे एक बहुत सुंदर सी लड़की नजर आ रही है, छाता लिए हुए। उम्मीद है कहानियां भी सबको इतनी पसंद बहुत आएंगी पसंद आएगी। जैसा कवर अच्छा लग तो रहा है। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, एंड आई एम श्योर कि आप इसी तरह से बहुत सारे यंगस्टर्स को, नई जनरेशंस को ऐसी मौका देते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। शुक्रिया थैंक यू वाणी सो मच। प्रकाशन। सबसे अंत में सबसे ज्यादा शुक्रिया अदिति माहेश्वरी जी का, वाणी जो हमेशा नेपथ्य में रहना चाहती है लेकिन सारा काम वही कर रही होती हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लड़कियां तो वैसे भी बेस्ट हैं सर। और जानकी पूरे सेशन में हमने ये बातें किया। हाँ, अभी पूरे सेशन में हमने मतलब यही प्रूफ करने में पूरा टाइम लगा दिया कि लड़कियां बेस्ट हैं, और वो प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, वो बेस्ट हैं। और मैं इसके साथ एक और अनाउंसमेंट करना Please, चाह रही हूँ कि ये जो किताब है, इसको मतलब दिव्या विजय को जानकी पुल शशि भूषण द्विवेदी स्मृति सम्मान पहला मिला था, और उस समय वाणी प्रकाशन ने आगे आके इनकी इस किताब को छापने के लिए इनके साथ अनुबंध किया था। तो मैं जानकी पुल ट्रस्ट की तरफ से रोहिणी, वाणी प्रकाशन का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी। शुक्रिया वाणी प्रकाशन, अदिति जी। और आगे ये किताब पुस्तक मेला में आपके पास होगी वाणी प्रकाशन के स्टॉल पे। उम्मीद है कि आप लोग इस किताब को प्रेम देंगे। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। ढेर सारी शुभकामनाएं नई किताब के लिए। थैंक यू सो मच सबको एनकरेज करने के लिए।